हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम बात करेंगे उमनगोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी जल विद्युत परियोजना जो मेघालय जो राज्य है उसमें बन रही है, मेघालय की सरकार बना रही है। इसका नाम उमनगोट इसलिए रखा है क्योंकि उमनगोट एक नदी का नाम है मेघालय के अंदर जो फ्लो करती है। और जैसे किसी भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में होता है, जो क्लासिक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होता है जिसमें हम उस नदी के चारों तरफ एम्बैंकमेंट कर देते हैं, एक उसका जो पानी है उसको स्टोर कर लेते हैं, उसको इम्पाउंड कर लेते हैं नदी को। तो ये भी एक इम्पाउंड टाइप जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो मेघालय में बनेगा। लेकिन इसको लेकर कुछ कंट्रोवर्सी हो गई है, तो हम उसको भी देखेंगे, इस प्रोजेक्ट को भी देखेंगे। भारत में हाइड्रो पावर का स्टेटस इस वक्त क्या है हम उसको भी स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं उमनगोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन मेघालय। उमनगोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये 240 मेगावाट का होगा, 240 मेगावाट। इसमें एक्चुअली 3 यूनिट लगेंगे 80 मेगावाट के, तो टोटल ये 240 मेगावाट का होगा। ये वहाँ की डिमांड सप्लाई गैप को ब्रिज करेगा, यानी कि सप्लाई साइड में ऐड करेगा, क्योंकि डिमांड जो है पावर की लगातार बढ़ रही है, चाहे वो मेघालय हो चाहे वो भारत का कोई भी राज्य हो। और इससे जो रेशो है हाइड्रो और थर्मल पावर का वो फेवरेबल होगा। भारत में आज भी 60 to 70%, लगभग 70% एनर्जी आज भी कोयले से बनती है, कोयले को जलाकर, जिसे हम थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। और भारत में ऐसा नहीं है कि थर्मल पावर प्लांट कम हो रहे हैं, हम लगातार उनको बनाते जा रहे हैं। हमने देखा बिहार में बन रहा है, बक्सर में बक्सर थर्मल पावर प्लांट, इसी तरह बुलंदशहर में बन रहा है खुर्जा थर्मल पावर प्लांट, इसी तरह तेलंगाना में बन रहा है यदाद्री थर्मल पावर प्लांट। तो नए नए थर्मल पावर प्लांट भी इंडिया में लगातार बन रहे हैं। इनफैक्ट एक विशेष तरह का कोयला होता है जिसे बोलते हैं लिग्नाइट। तो लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट भारत का पहला नवेली में बन रहा है, तमिलनाडु में। लेकिन हमें इस तरह की ऊर्जा से दूर हटना है, हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना है, हमें सोलर पावर पे फोकस करना है, हाइड्रो पावर पे फोकस करना है। ये है एनर्जी ऑफ द फ्यूचर, यानी अनकन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो उसी कड़ी में ये एक प्रोजेक्ट है और ये हाइड्रो पावर को मेघालय में जनरेट करेगा। इस प्रोजेक्ट को मेघालय एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड बना रहा है और इसकी लोकेशन क्या है, ये ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय, उसके बॉर्डर पे बन रहा है। तो आइए मैं आपको मैप में दिखाता हूं। ये देखिए, ये मेघालय है। इससे पहले मैं आपको मेघालय दिखाऊं, आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में मेघालय कहां पर है। आप जानते हैं पूर्वोत्तर में है, यानी नॉर्थ ईस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट का मैप याद रखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप मेरा ये फॉर्मूला याद रखिए, नमामि। आपको याद है एक योजना आई थी नमामि गंगे, जिसमें हमने गंगा नदी को साफ करने का लक्ष्य रखा था, तो उसका नाम था नमामि गंगे। और तो नमामि से आपको ये क्लियर हो जाएगा, ना ये है माँ और ये है मी, नागालैंड, ये है मणिपुर और ये है मिजोरम। फिर सबसे ईस्ट में अरुणाचल है, ये सबको याद ही रहता है, द लैंड ऑफ द डॉन लिट माउंटेन्स भी बोलते हैं इसे। फिर ये असम है यहाँ पे, और असम के यहाँ पे, असम के ही मतलब एक ही राज्य से बॉर्डर लगता है मेघालय का। तो ये मेघालय है जिसका बॉर्डर असम से लगता है नॉर्थ में और ईस्ट में, और वेस्ट और साउथ में इसका बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है, राइट। तो ये पूरा जो व्हाइट कलर में आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश है। अब मैं इसको मेघालय को जूम कर रहा हूं, यहाँ पे ये मेघालय है। और मेघालय में 3 हिल्स हैं, खासी, गारो और जयंतिया। तो एक डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के सबके नाम वहां पे इन्हीं हिल्स के नाम पे रखे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है साउथ वेस्ट गारो, वेस्ट गारो, ईस्ट गारो, नॉर्थ गारो, साउथ गारो हिल डिस्ट्रिक्ट। फिर गारो के बाद खासी, तो ये वेस्ट खासी, ये साउथ वेस्ट खासी और ईस्ट खासी। फिर ये है जयंतिया हिल, तो ये वेस्ट जयंतिया और ये ईस्ट जयंतिया। और ऊपर है री भोई जो असम से बॉर्डर लगता है। यानी री भोई डिस्ट्रिक्ट को अगर मैं छोड़ दूं मेघालय में, तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सबके नाम खासी, गारो और जयंतिया हिल्स के नाम पे रखे हुए हैं। अब ये प्रोजेक्ट कहां पे बन रहा है, यहां पर ये देखिए, ये है ईस्ट खासी हिल और ये है वेस्ट जयंतिया। तो ये जो इनका बॉर्डर है, ये है बॉर्डर, यहां पे जो विलेज है वहां पे ये बन रहा है। ये इसकी लोकेशन है, समवेयर ऑन दिस लाइन। और नीचे ये बांग्लादेश का बॉर्डर है, राइट, ये बांग्लादेश का बॉर्डर है। और ये इस तरह से साउथ की तरफ जो है उमनगोट नदी यहां से ऐसे नीचे साउथ की तरफ फ्लो करती है, बांग्लादेश की तरफ वो फ्लो करती है। तो ये इसका लोकेशन है। और उमनगोट रिवर जो है ये बहुत पॉपुलर है फ्रॉम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसका पानी देखिए, ये इंटरनेट पर आपको ऐसी बहुत और हजारों इमेजेस मिल जाएंगी उमनगोट रिवर की। ये बहुत पॉपुलर रिवर है
क्योंकि इसका पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, राइट। तो यहाँ पे बोटिंग, टूरिज्म और बहुत सारी और चीज़ों के लिए जो पर्यटक हैं वो जाते हैं। नॉर्थ इंडिया से भी, साउथ इंडिया से भी, बांग्लादेश से भी आते हैं और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनसे भी टूरिस्ट आते हैं। अब मैं थोड़ा आपको हाइड्रो पावर के बारे में बता दूं। भारत जो है जापान को पीछे छोड़कर 2019 में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोड्यूसर बन गया है। यानी जल विद्युत के मामले में भारत दुनिया में 5वें नंबर पे आ गया है। हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 50 गीगावाट को क्रॉस कर गई है। आपको हमारा रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट पता होगा कितना है। हमारा रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट जो है वो 175 गीगावाट है 2022 तक और 450 गीगावाट है 2030 तक, राइट, 2030 तक। ये हमारा टोटल रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है और हाइड्रो पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी है। सो हमारा 50 गीगावाट ऑलरेडी क्रॉस हो गया है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में, राइट। और ये जो मैं कोट कर रहा हूं ये रिपोर्ट है इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन की। हाइड्रो पावर में हमें इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए इतना? रिन्यूएबल एनर्जी है वो ठीक है, लेकिन आप जानते हैं COP21 जिसे हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कहते हैं, इंडिया पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का भी हिस्सा है और उसमें इंडिया ने कुछ कमिटमेंट्स भी किए हुए हैं। तो हमारे बहुत सारे सिटीज़ पॉल्यूटेड हैं। अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट भी आई थी जिसमें दुनिया के जो 20 सबसे पॉल्यूटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से 16 इंडिया के थे। इनफैक्ट टॉप 10 में अगर फर्स्ट को छोड़ दें तो बाकी 9 जो हैं मोस्ट पॉल्यूटेड वो भी इंडिया के थे। तो ऐसे में हमें पॉल्यूशन को भी कम करना है और हमारे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में कुछ कमिटमेंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूं। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जिसे हम COP21 बोलते हैं क्योंकि ये 21st मीटिंग हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जिसे UNFCCC बोलते हैं। अब तो हम COP26 होने वाला है स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में, तो अब तो हम COP26 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पेरिस एग्रीमेंट था COP21 और इसमें सारे कंट्रीज ने मिलकर एक अंडरस्टैंडिंग रीच की। वो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जो वैश्विक टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर, वो 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर 1.5 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो इरिवर्सिबल हो जाएगा और फिर हम धरती को नष्ट होने से बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी जो ध्रुवीय बर्फ़ है, जो हमारी पोल्स के ऊपर पोलर आइस है, वो मेल्ट हो जाएगी और धरती जलमग्न हो सकती है। तो 1.5 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर राइज नहीं होना चाहिए। ये कंट्रीज़ के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है। ये इंडिया के 3 कमिटमेंट्स हैं। ये आपको हर एग्जाम के लिए याद रखने हैं, आपको अपने आंसर में भी इनको मेंशन करना है। सबसे पहला कमिटमेंट इंडिया का ये है कि हम हमारी जो एमिशन इंटेंसिटी है, एमिशन इंटेंसिटी एज अ परसेंटेज ऑफ द GDP, राइट, तो हम उसको 33 से 35% कम करेंगे 2030 तक, एमिशन इंटेंसिटी ऑफ द GDP। दूसरी कमिटमेंट हमारी ये है कि 2030 तक इंडिया में जो भी एनर्जी बनेगी उसका 40% रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगी, राइट, नॉन फॉसिल सोर्सेज से आएगी, जिनमें रिन्यूएबल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर एनर्जी मेन है। उसके बाद हमारा तीसरा कमिटमेंट ये है कि हमें एक एडिशनल कार्बन सिंक डेवलप करना है जिसकी वैल्यू 2.5 to 3 बिलियन टन CO2 के बराबर होगी और ये हमें एडिशनल फॉरेस्ट और ट्री कवर लगा के करना है। यानी हमें भारत में इतना ज़्यादा वृक्षारोपण करना है, पेड़ लगाने हैं, एफॉरेस्टेशन करना है कि जो कार्बन को एब्जॉर्ब कर ले, मतलब कार्बन को सिक्वेस्टर कर ले और कार्बन सिंक का काम करे, वर्थ 2.5 to 3 बिलियन टन CO2। ये हमारे वातावरण से 2030 में हर साल निकलनी स्टार्ट हो जाए थ्रू एडिशनल ट्रीज और एन एडिशनल फॉरेस्ट कवर। ये हमारे कमिटमेंट हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को लेके जो मेघालय के जो गांव हैं जहाँ पे ये बन रहा है, वहाँ पे बहुत सारे गांव हैं, लगभग 12 गांव हैं जिनके जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि जो नेशनल मीडिया है वो इसको कवर नहीं कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रोटेस्ट हैं। तो ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं लोग, आइए इसको समझते हैं। देखिए, जब भी कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनता है तो हम एक डैम बनाते हैं, एक बांध बनाते हैं, राइट, जो पानी को बांध के रखता है, जो पानी को, नदी को इंपाउंड करता है। तो वहाँ पे जब ये डैम बनता है तो पहले वहाँ पे ज़मीन होगी, वहाँ पे एग्रीकल्चर होता होगा और वो जब डैम बनेगा तो वो पूरा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा, यानी वो वाटर जो है उसको स्टोर करेगा, लेकिन उससे वहाँ पे कृषि नहीं हो पाएगी। तो जो लोग वहाँ पे कल्टीवेशन करते थे उनकी रोजी रोटी चली जाएगी, उनका जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है वो अपरूट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम हमने हर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के साथ देखी है, इसमें कुछ नया नहीं है।
तो यहां पे सबसे पहला जो कंसर्न है कि डैम बनने से कल्टीवेबल लैंड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरा जो इनका जो मेन रीजन है वो ये कि टूरिज्म सफर करेगा। आप उमनगोट नदी जो कि बहुत क्लियर नदी है, बहुत साफ नदी है, जो टूरिज्म को अट्रैक्ट करती है, आप उसका पानी स्टोर कर रहे हो, नदी में पानी भी कम हो जाएगा वहां पे। तो और ये डैम वगैरह बनने की वजह से नदी का जो पानी है वो भी मटमैला हो सकता है। इन सब कारणों की वजह से वहां पे टूरिज्म खत्म हो जाएगा और बहुत सारे गांव के लोग हैं जो डाउन स्ट्रीम, जैसे यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं, उमसवार, दरांग, अमकोई, डॉकी वगैरह। डॉकी एकदम बांग्लादेश बॉर्डर पे आता है। तो इन सब में जो टूरिज्म है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और डैम के बनने से नदी में भी पानी कम हो जाएगा, जो आसपास की और नदियां भी हैं। तो सीजनल ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स हो जाएगा और इन नदियों से भी बहुत सारे लोग अपना लाइवलीहुड लेते हैं। दे डिपेंड हैविली ऑन दिस रिवर्स फॉर लाइवलीहुड। तो ये 3 मेन रीजन है जिनकी वजह से जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। कई बार जब इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं तो कई बार मीडिया जो है वो उसको गलत रिपोर्ट करता है। गलत रिपोर्ट से मतलब ये है, एक इस तरह की इमेज बनाने की कोशिश की जाती है कि जैसे ये जो प्रोटेस्ट हैं ये फॉरेन फंडेड हैं, इनमें फॉरेन एनजीओज काम कर रहे हैं और यहाँ पे जो लोग हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर आदिवासी लोग होते हैं, इनके लिए सुनने वाला कोई नहीं है, इनको इग्नोर कर दिया जाता है। हमारे भारत में जब रिपोर्टिंग होती है, कितनी आप न्यूज़ सुनते हैं जिनमें आदिवासी का जिक्र होता है, और अगर कोई एक आधी न्यूज़ आप सुनते भी हैं तो वो हमेशा नेगेटिव ही सुनेंगे। तो ये जो लोग हैं जो डिस्प्लेस यहाँ से हो रहे हैं, इनके लाइवलीहुड के बारे में सोचिए एक बार। ये क्या काम करेंगे वहाँ पे, जिनका पूरा का पूरा लाइवलीहुड सिर्फ इस नदी पर निर्भर है, टूरिज्म पर निर्भर है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है वो ये सोचते हैं कि ये प्रोटेस्ट फंडेड होते हैं, फॉरेन फंडेड होते हैं। ज़रूर इनमें से कुछ होते होंगे, लेकिन आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किए हैं, तो वो गलत नहीं हो सकते, और ये पिछले 40-50 साल में ऑब्जर्व किए गए हैं। इसके मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। तो हिमाचल प्रदेश में एक डैम है जिसका नाम है पौंग डैम, जो ब्यास नदी का पानी इकट्ठा करता है। पौंग डैम और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। पौंग डैम में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा है, और ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है, कि 8000 लोग थे जिनको वहां से डिस्प्लेस किया गया था जब ये डैम बना था, और 50 साल के बाद भी उनको हमने रिहेबिलिटेट नहीं करा है, उनका पुनर्वास नहीं करा है। 50 साल हो गए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट, आप इसे पढ़ सकते हैं पौंग डैम को लेकर, कि 8000 लोग अपने ही देश में हमने रेफ्यूजी बना दिए। वो कहाँ जाएंगे? जहां वो रहते थे वहां से हमने उन्हें पहले डिस्प्लेस किया, फिर उनको ना रोजगार दिया, ना उनको रिहेबिलिटेट किया, और इस बात को 50 साल हो चुके हैं। ऐसी ही कुछ न्यूज़ सरदार सरोवर डैम को लेकर भी है। 30 साल हो चुके हैं, उन लोगों को रिहेबिलिटेट नहीं किया गया है। और हीराकुड डैम ऑलमोस्ट 70 ईयर्स पुराना है। तो हीराकुड डैम में भी जो लोग डिस्प्लेस हुए थे, इनकी संख्या 1 लाख है, हीराकुड डैम, और आज 70 साल बाद भी ये लोग मुख्य धारा से जुड़ नहीं सके हैं। तो अपने ही देश में ये लोग रेफ्यूजी बना दिए जाते हैं, और ये जेन्युइन कंसर्न्स हैं। ये 50 साल 40 साल में हमने जो देखा है, जो हुआ है, ये वो है। तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता। तो सरकार को क्या करना चाहिए इसमें? सबसे पहले, इवन बिफोर, जिस तरह से हम कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करते हैं, राइट, EIA करते हैं, उसी समय इनकी जो रिहेबिलिटेशन है उसी समय से स्टार्ट हो जानी चाहिए। यानी कि प्रोजेक्ट बनने से पहले ही इनके लिए विकल्प इनको दे देने चाहिए, जिससे इनको भी आसानी हो, इतने प्रोटेस्ट भी नहीं होंगे, प्रोजेक्ट डिले भी नहीं होंगे। अगर आप इन लोगों को कहीं और शिफ्ट कर देंगे, इनको काम भी देंगे, रोजगार भी देंगे कुछ ना कुछ, तो ये वहाँ पे प्रोटेस्ट भी नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट डिले भी नहीं होंगे। क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी आया था कि जब इस तरह के प्रोजेक्ट डिले होते हैं तो उससे हमारे GDP पे भी नुकसान होता है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो समय के साथ बढ़ जाती है, एंड इट में कॉस्ट अराउंड 2 to 3% ऑफ आवर GDP एनुअली। तो ये एक रास्ता हो सकता है, और ये समस्या हमने रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में भी देखी है, जो अभी कैन और बेतवा प्रोजेक्ट है, यानी कैन और बेतवा नदी को जोड़ा जा रहा है, उसमें भी देखी है। या बिहार में हमने देखा जो नॉर्थ कोयल नदी पे डैम बन रहा है, वहाँ भी यही प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट हैं, इनमें से बहुत सारे प्रोटेस्ट जेन्युइन हैं, जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनके प्रोटेस्ट हैं ये, तो इनको एंगेज करने की ज़रूरत है। तो ये था हमारा वीडियो उमनगोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। इस पे आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मेघालय के नेशनल पार्क्स आप मुझे बताइए, वो भी आपको कमेंट्स में लिख के बताना है। इस तरह के दूसरे ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए कीप वॉचिंग स्टडी IQ। थैंक यू।